नमस्कार साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का माँ हिंदी साहित्यिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है कक्षा 10 राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। बेनीपुर से याद रखेंगे, इनका गांव बेनीपुर है। सन 1899 में हुआ। अर्थात रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। इनका जो निधन तिथि है 1968, जन्म 1899। मुख्य कार्य इनका क्या रहा है? देश के हित में 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े और कई बार जेल भी गए, इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मुख्य हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। ये इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न यहाँ भी है कि बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो 8 खंडों में। कितने खंडों में? 8 खंडों में। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में इनका उपन्यास है। पतितों के देश में। चिता के फूल इनका कहानी है। चिता के फूल। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखाचित्र। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ऐसा भी बन सकता है कि एक साइड में इनसे मिलान करवा लिया जाए कि इधर तो रचना का नाम और उधर रचना की प्रकृति। तो एक बार पुनः देखेंगे। पतितों के देश में उपन्यास है इनका। चिता के फूल इनकी कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखाचित्र है। और पैरों में पंख बांधकर यानी आकाश में उड़ना, तो फिर यात्रा वृतांत ही हो सकता है, घूमना। और जंजीरें और दीवारें ये इनका संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? कलम का जादूगर। ये याद कर लेंगे। कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत आज का जो हमारा अध्याय है, जिसके लिए हमने यह शुरू किया है वीडियो, और जिसके लिए आप भी इंतजार कर रहे थे कि गर्मी की छुट्टियों में घर पर किस प्रकार से हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें अपनी कक्षा 10 के अध्यायों को। और काफ़ी अभ्यर्थी भी जो इन्हें पढ़ना चाह रहे हैं, इन अध्यायों को, हिंदी साहित्य में रुचि ले रहे हैं, वो भी इन्हें अवश्य देख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा अध्याय है बाल गोविंद भगत, उसके बारे में हल्का सा परिचय यहाँ दिया गया है। उसके बाद मूल पाठ शुरू होगा। लेकिन बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति ऐसा है जो ग्रस्त होने के साथ साथ साधु या सन्यासी का दायित्व भी निभा रहा है, गृहस्थ का दायित्व भी निभा रहा है। अर्थात सन्यासी होने के लिए गृहस्थ छोड़ना आवश्यक नहीं है। और बाल गोविंद भगत इस अध्याय में काफी सामाजिक
दिखाई देते हैं और काफी आधुनिक भी, जिन्हें रूढ़िवादियों से परहेज है, अर्थात वो कबीर की विचारधारा से मेल खाते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। तो इस अध्याय को हम बिल्कुल तन्मयता के साथ और आनंद के साथ इसे पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, किस प्रकार की कृति है ये? रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ये याद रखेंगे कि बाल गोविंद भगत किसका प्रतीक है? मनुष्यता का प्रतीक है, लोक संस्कृति का प्रतीक है, सामूहिक चेतना का। ये किस प्रकार से प्रतीक है, ये हम अध्याय में देखेंगे कि मनुष्यता का किस प्रकार से, संस्कृति या सामूहिक चेतना का किस प्रकार से प्रतीक है, ये अध्याय में हम पढ़ेंगे। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, जैसे कि अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, कि ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी आप इस अध्याय में यह सब देख पाएंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय, बाल गोविंद भगत। शुरुआत में क्या है, बाल गोविंद भगत जो चरित्र हमारे इस अध्याय का है, जो व्यक्तित्व इस अध्याय का है, उसके बारे में इन्होंने इसकी शारीरिक संरचना और वेशभूषा के बारे में जिक्र किया है। तो कई बार छोटे से सवालों में ऐसे आ जाता है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का उनका शारीरिक ढांचा या वेशभूषा थी, तो हम इनको थोड़ा देखते चलेंगे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला माला बांधे रहते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतेहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु ही सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब किसे मानते थे वो? कबीर को। तो सारी चीजें वो उन साहब की मानते थे, अर्थात कबीर की मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। कितना दूर था? 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। अर्थात जो सामग्री उनके पास थी, खेत में जो पैदा हुआ, वो सारा 4 कोस दूर चल करके कबीरपंथी मठ में रखाते, और जो वहां उन्हें प्रसाद स्वरूप वापस मिलता, उसे वो घर लाते और उसी से अपना घर का गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे
पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम, किस मास की रिमझिम आ रही है अभी? आषाढ़ की रिमझिम। आषाढ़ में जब गर्मी अत्यधिक होती है और जो पहली बारिश होती है और उसके समय जो रिमझिम फुहारें आती हैं, उसका आनंद यहाँ दिखाया गया है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं पुरवाई, ठंडी पुरवाई चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैरों ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? बाल गोविंद भगत का संगीत ऐसा था कि वहाँ जो भी कार्य कर रहे थे खेतों में, चाहे रोपनी करने वाले हों, चाहे औरतें जो मेड़ पर खड़ी हों, बच्चे खेल रहे हों, सभी बाल गोविंद भगत के जो स्वर निकल रहा था उसी में खो जाते हैं और उसी से अपने कार्य को गति देने लगते हैं। अर्थात यहाँ कहा गया है कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। आगे चलते हैं। भादों की वह अंधेरी रतियां, देखिए आषाढ़, हिंदी महीनों में आषाढ़ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद अभी इन्होंने भाद्रपद का जिक्र किया है। भादों की वह अंधेरी रतियां, अधरतियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक कर बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठो ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। अब भाद्रपद, अश्विन और उसके बाद कार्तिक का यहाँ जिक्र है। भारतीय महीनों का यहाँ हल्का हल्का जिक्र है कि आषाढ़ में जब रोपनी होती है तो किस प्रकार का ग्रामीण अंचल में माहौल होता है, और उसके बाद यदि भादों में ये बारिश जब अत्यधिक हो चुकी होती है और अपने अंत समय पर बारिश होती है, उसके बाद जो अंधेरी रातें आती हैं, वहाँ जो दादुर और झंकार, जो झिल्ली और या दादुरों की टटर अर्थात मेंढकों की टटर से बाल गोविंद का संगीत है, क्या वो दब जाता? नहीं, वह और भी स्वर ऊंचा हो जाता है। और उसके बाद जब कार्तिक आता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। कार्तिक आया नहीं है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस मास में शुरू होती हैं? तो हम याद रखेंगे कार्तिक मास में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू होती हैं। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व होता है, तो काफी लोग सुबह जल्दी जाग करके कार्तिक स्नान करते हैं, तो उसी समय इनकी प्रभातियां भी शुरू हो जाती हैं, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील, नदी कितनी दूर है? 2 मील। और कबीर जी का स्थान कितनी दूर था? 4 कोस। तो यहाँ 2 मील है गांव की नदी। वहां से
नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटा देने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगनी मतलब सूर्य उदय होने से पूर्व की स्थिति, यानी पूर्व में उजाला हो गया था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा की ओर बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते और मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनका मस्तिष्क के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ती, अर्थात उन्हें इतनी सर्दी में भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। गर्मियों में अब आषाढ़ से शुरू हुए थे। कार्तिक, आषाढ़ के बाद भादो, कार्तिक, माघ, इनके फाल्गुन के बाद अब गर्मियों में पुनः एक बार जिक्र होता है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी मंडली उन्हें उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। अब यहाँ उनकी जो संगीत साधना है उसके चरम उत्कर्ष की बात हो रही है कि क्या ऐसा घटनाक्रम होगा जिससे बाल गोविंद भगत की संगीत साधना को चरम उत्कर्ष बताया गया है कि उनका बेटा मर जाता है और तब भी वो उस नृत्य करते हैं और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, अर्थात कबीरपंथी विचारधारा यहाँ स्पष्ट रूप से मुखर होकर के आई है। देखते हैं अभी हम आगे। जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, अर्थात कमजोर सा था, सुस्त और कमजोर सा रहता था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा ही नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। कौन होते हैं निगरानी और मोहब्बत के हकदार? जो कुछ सुस्त और कमजोर हों। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, अर्थात जिम्मेदारियां संभाल ली थी उसने। उस उसने उनका बीमार बेटा है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए और फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला दिया। सामने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू
उसके नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम को तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। हमने अध्याय के शुरुआत में पढ़ा था कि ये पुराने रीति रिवाज या आडंबरों का विरोध करते हैं, तो उसका एक उदाहरण यहाँ भी है कि पतोहू से आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। यहाँ देखो दूसरा पक्ष आता है कि पुनर्विवाह, विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया है। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन कराएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, अर्थात अपने जो निर्णय था उस पर अटल थे। दृढ़ निश्चय इन्होंने कर लिया था। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब इनके अंत समय का जिक्र है। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। यहाँ से गंगा की दूरी कितनी थी? 30 कोस। इस अध्याय में 3 दूरियों का जिक्र है। एक तो कबीरपंथी मठ का जो 4 कोस है, एक 2 मील पर उनके गांव के पास नदी है, और एक गंगा जी का है जो 30 कोस पर है। साधु को संबल देने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, दोनों जून मतलब दोनों समय, जून का मतलब होता है समय। वही दोनों जून गीत, दोनों समय स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता कैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने सुबह में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ है। तो हमारा अध्याय समाप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आपने इस अध्याय से काफी कुछ सीखा होगा। कबीरपंथी विचारधारा से भी आप परिचित हुए होंगे। बाल गोविंद भगत की कार्यशैली को भी आपने देखा होगा कि वो एक गृहस्थ होने के साथ साथ साधु जैसे उच्च विचारों को भी अपने जीवन में उतारते हैं। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद उम्मीद है मुझे कि आप इसे पुनः एक बार दोहरान करके इससे बनने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही नहीं, यहाँ आप बड़े या निबंधात्मक या लघुरात्मक प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस प्रकार से बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में देखेंगे कि बाल गोविंद भगत का चरित्र कैसा है। उनकी जो पतोहू है उनका व्यवहार कैसा है कि वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं परिवार के, उनकी सेवा के लिए भी वह अपना त्याग करना चाहती है। और इसके अतिरिक्त भी हम इस अध्याय से ये देखते हैं कि जो हमारे जीवन में उतारने लायक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, उन्हें हम जरूर अपने जीवन में उतारें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा इस वक्त। धन्यवाद दोस्तों।